गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान के बारे में चैप्टर नंबर 1 है हमारा, इसके बारे में हम बताएंगे आपको कुछ। पहला चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बच्चों, ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का मतलब होता है, वो हम बताते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो हम पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। आप लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया उसे कहते हैं जैसे किसी चीज़ में बदलाव होना। जैसे कि किसी कमरे के ताप पर लोहे में जंग लग जाता है। अगर हम किसी कमरे में लोहे को डाल दें, खुला छोड़ दें, तो वो लोहा अपने आप ही जंग पकड़ लेता है, तो उसको रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे हम। इसी प्रकार कमरे के ताप पर दूध से दही में परिवर्तन होना, ये भी एक क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया ही होगी हमारी। तो इस प्रकार के परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के रूप में जानते हैं। इसके बाद हमारा रासायनिक समीकरण आती है। रासायनिक अभिक्रिया तो जो होती है, अब जो परिवर्तन हुए उन्हें हम जब सूत्र या संकेतों के माध्यम से लिखते हैं तो उसको हम रासायनिक समीकरण का नाम दे देते हैं। चीज़ वही रहती है, समझ में आना चाहिए हमको कि जिस परिवर्तनों को हम सूत्र या संकेतों के माध्यम से लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, रासायनिक समीकरण हो जाती है। जिस अभिकारक को हम सूत्र या संकेतों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हमने ले लिया मैग्नीशियम Mg प्लस, इसके साथ हमने किसकी अभिक्रिया कर दी, ये वायु होगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ हमने मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब करते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये उत्पाद हो गया। इधर का जो होता है, जिधर अभिक्रिया हमने जो अभिकारक हैं, ये दोनों ये अभिकारक कहलाते हैं, और तीर के इधर जो होते हैं ये उत्पाद कहलाते हैं। तो अभिकारक और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, समीकरण तब सही कहलाती है हमारी। हम आपको ये प्रैक्टिकली भी दिखाते हैं। एक ये बर्नर हो गया, नीचे यहाँ से हमने ये आग लगा दी, ये आग हो गई, ये आग जल रही है, और ये हमने यहाँ पे ये मैग्नीशियम का तार, ये रिबन हो गया मैग्नीशियम, ये इसको जलाना यहाँ से शुरू कर देते हैं और यहाँ चिमटा से पकड़ लेते हैं। जब ये जलता है तो इसकी राख ये नीचे गिरती है इसमें, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये हमारा मैग्नीशियम हो गया, देखो ये इस टाइप से हमने ये लगा दिया, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है, ये ऑक्सीजन हो गई। और फिर ये जलने के बाद ये उत्पाद जो प्राप्त हो रहा है वो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। इस टाइप से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। मैं आपको आगे बताता हूँ। इसी प्रकार हमने एक जिंक का देख लिया, जिंक Zn, जिंक का है Zn, H2SO4 हो गया हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये उत्पाद हो इधर के हो गए, ये अभिकारक हमारे। और इसके बाद ये हमारा आता है ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें मुक्त होती है। तो जब यहाँ पे गैस मुक्त होती है ऊपर तीर का निशान लगा देते हैं, ये हाइड्रोजन गैस में निकल रही है। इसमें भी देख लें आप, ये पूरा हमारा एक क्या हो गया, फ्लास्क हो गया कांच का। ये इसमें हमने ये जिंक लगा दिया नीचे, ये जिंक डाल दिया, और जिंक के ऊपर हमने क्या मिलाया, H2SO4 मिला दिया। ये जिंक जहाँ पड़ी है नीचे, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल और मिला दिया। तो जब ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जिंक अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या मिलेगा, ये H2 गैस देखो निकल रही है ऊपर को। जब ये दोनों मिलेंगे, ये दोनों मिल गए यहाँ पे, तो ये H2 गैस मुक्त हो रही है, देखो ये। तो ये इस टाइप से भी हम समझ सकते हैं। आगे हम आपको समीकरणों को संतुलित करना बताएंगे, समीकरणों को संतुलित कैसे करते हैं। क्योंकि विज्ञान बेटा जितना भी होगी ना, विज्ञान में आप जितना घुसते जाएंगे, जितना समझते जाएंगे, उतना आगे बढ़ते जाएंगे। विज्ञान की कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है कि हम इसको कितना समझ लें। और अगर विज्ञान को आप अच्छे से समझ लें तो उसको कोई रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई रटना नहीं है आपको, खाली समझ के बस क्वेश्चन कर देना। इसमें भी मैथ की तरह फिर आपको नंबर मिल जाता है। ये नहीं है कि इसमें लिखते रहो, हिंदी लिखते रहो। हिंदी लिखोगे, बायोलॉजी में हाँ जरूर लिखना पड़ता है, बाकी और सब्जेक्ट जैसे ये है, ये केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इसमें आपको जितना बेहतर समझोगे उतना बेहतर आपको समझ में आएगा। समीकरणों को संतुलित करना आपको बताते हैं। हमने समीकरण ले ली H2, पहले मान लो ये दो मैंने भी संतुलित कर रखा है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा। हाइड्रोजन की अभिक्रिया हमने ऑक्सीजन से कर दी, तो हमें बना H2O यानी जल प्राप्त होता है। जल प्राप्त होने का मतलब है, मान लो ये हमने अभी नहीं रखा है अपने पास, ये काट दिया हमने, पहले ऐसी है समीकरण हमारे पास। अब हमने संतुलित करना है इसको। संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के हमारे पास इधर 2 अणु हैं, 2 परमाणु संख्या है 2, ये 2 हो गई, तो ये 2 लिख दिए।
ऑक्सीजन की भी 2 है, इधर हाइड्रोजन की 2 है, ऑक्सीजन की 1 है। हमें ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन तो हमारी बराबर है लेकिन हमें ऑक्सीजन बराबर करनी होती है। इसमें परमाणु की संख्या दोनों तरफ की, इधर अभिकारक और इधर उत्पाद, दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या हमें बराबर करनी होती है। तो ओ के हमारे पास 2 हैं इधर, तो हमें 2 करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ नहीं करते, यहाँ करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ऐसे करके, जब 2 से करेंगे तो हमें O के 2 परमाणु संख्या हमें मिल गई, लेकिन हमारे पास H की परमाणु संख्या बढ़ जाती है तुरंत, क्योंकि ये मल्टीप्लाई इसमें भी होगी। तो 2 दूनी 4 हो गया इसका, और इधर हमारे पास H का 2 ही था, तो हम इसमें भी इधर क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करते ये 2 दूनी 4 हो गया। ऐसे करके ये संतुलित करना आद होना चाहिए। हम अगला आपको बताते हैं। हमने ले लिया फेरस। फेरस मतलब आप जानते हैं Fe लोहा होता है, ये लोहे की अपक्रिया हमने जल से कर दी। जब लोहे को हम जल में डाल देंगे तो वो क्या होगा, जंग पकड़ लेता है, जंग। ये हो गया जंग का सूत्र है, ये आप ध्यान रखें इसको, ये जंग का सूत्र है Fe3O4 और प्लस H2, ये चीज़ हमें प्राप्त होती है। हम इसको भी संतुलित ऐसे करेंगे। Fe हमारे पास पहले इधर 1 था, इधर 3 था, तो हमने 3 करने के लिए यहाँ पे 3 लगा दिया, Fe बराबर हो गया हमारा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे ही H हमारे पास इधर 2 हैं, हमने 2 रहने दिए, इधर भी 2 थे, ये भी 2 रहने दिए। O हमारे पास इधर 4 है, अब इधर भी 4 करना है। तो हमने क्या करना है कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई जब करेंगे, तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये H के हमारे पास O के 4 हो जाएंगे ऐसे करके। जब O के 4 हो जाएंगे और H के कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8, H के कितने हो गए, 4 दूनी 8, तो इधर भी 8 करने हैं हमें, तो 4 दूनी 8, इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो ये सब ऐसे करके समीकरण ऐसे बराबर करते। रासायनिक समीकरणों को बराबर करते समय आप इस चीज़ का बेहतर ध्यान रखें कि दोनों तरफ के अभिकारक और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी वो हमारी समीकरण संतुलित कहलाती है। जब तक ये नहीं करेंगे हम, हमारी समीकरण संतुलित नहीं कहलाएगी, हमें कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। हाँ, अगर हम समीकरण संतुलित करके लिखते हैं तो हमें राइटिंग थोड़ा गंदा भी है, चलेगा क्योंकि इसमें जैसे मैथ्स आप करते हैं, सवाल अगर आपका ठीक है, कोई इसमें बस समीकरण संतुलित तभी करनी आएंगी, सब केमिस्ट्री तभी आएंगी जब आपको फार्मूलों का ज्ञान होगा। 9th में आपने फार्मूले पढ़े ही होंगे, तो उसके हिसाब से और नहीं आएंगे तो थोड़ा मैं भी अभी बताऊँगा, आपको समझाऊँगा फार्मूले, जैसे चैप्टर आते रहेंगे। अभी तो चैप्टर की स्टार्टिंग है, तो फार्मूले इसमें बहुत ज़रूरी आपको ध्यान रखना है कि लोहे का क्या होता है, जंग का क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, जल का क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, जिंक का क्या होता है, कैल्शियम का क्या होता है, कार्बोनेट का क्या होता है, सल्फेट का क्या होता है। ये सब हमें पहले फार्मूलों का ज्ञान होना चाहिए। फार्मूले जब आएंगे तभी तो हम इनको कंप्लीट कर पाएंगे। अब हम अगले देखेंगे रासायनिक समीकरणों के महत्व। रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है, रासायनिक समीकरण की क्या आवश्यकता होती है। तो आप जानते हैं 9th में आपने पढ़ा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण में यही है कि द्रव्यमान को हम ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उसको विनाश कर सकते हैं और ना ही हम उसका उपयोग बना सकते हैं उसको हम अपनी तरफ से। द्रव्यमान को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, बस ये होता है द्रव्यमान। तो इसमें भी रासायनिक समीकरण का ये महत्व है कि रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक होता है, अभिकारक आप जानते ही हैं, जिधर से हम अभिक्रिया करते हैं वो अभिकारक कहलाता है, और जो जिधर एरो के बाद, तीर के निशान के बाद जो बनता है वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। उसको क्या कहते हैं, उत्पाद, इधर को क्या कहते हैं, अभिकारक। तो अभिकारक तथा उत्पाद में द्रव्यमान की जो तत्व होते हैं वो बराबर होते हैं, तभी तो हमारी संतुलित समीकरण कहलाएगी जब बराबर होंगे तो वो क्या कहते हैं, ये इसका महत्व होता है। अब आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ समीकरणों में G, S, AQ, L ये सब लिखा होता है, तो बच्चे सोचते हैं ये पता नहीं क्या लिखा है। तो मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे गैसीय होती है, गैसीय अवस्था, वहाँ हम G लिख देते हैं, तो वो G लिख दिया। जहाँ पे ठोस होता है सेल्ट, तो वहाँ क्या कर देते हैं, S कर देते हैं खाली शॉर्ट में। जहाँ जलीय अवस्था होती है तो वहाँ AQ कर देते हैं, AQ। और जहाँ द्रव होता है वहाँ L कर देते हैं, लिक्विड। आपको समीकरण भी दिखाता हूँ बना के। हमने ले ली यही समीकरण, अभी ले लो फेरस वाली, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। Fe क्या हो गया, लोहा, तो ये क्या हो गया, सेल्ट हो गया, लोहा ठोस हो गया, नहीं हो गया, तो हमने S लिख दिया। H2O गैस हो गई, जल, जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये गैस में जाएगा, तो G बना दिया हमने इसको। Fe3O4, तो इसको क्या, S हो गया, ये FeS, सेल्ट हो गया, नहीं हो गया।
ऐसे ही H2 ये क्या हो गई, गैस हो गई। तो ऐसे करके कभी कभी हम लिख देते हैं ये, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, हमारी जो अपक्रियाएँ होती हैं इनके प्रकार होते हैं। अपक्रियाँ बहुत प्रकार की होती हैं, संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, उपचयन अपक्रिया, अपचयन अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माशेषी अपक्रिया, ये बहुत होती है लगभग। लेकिन हमें अभी हम स्टार्टिंग में बता रहे हैं आपको संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। आज बताऊंगा, फिर कल को बताऊंगा कुछ। संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जोड़ना, किसी चीज़ को जोड़ना। तो संयोजन मतलब जोड़ना हो गया। तो अगर हमारा कहने का मतलब यही है कि अगर हम दो या दो से अधिक अभिकारकों को एक साथ मिला दें, दो या दो से अधिक अभिकारकों को एक साथ मिला दें और उनसे सिर्फ एक चीज़ तैयार करें, एक ही चीज़। अगर 4 लोग हैं, चारों मिलकर एक ही काम कर रहे हैं सबसे एक ही चीज़ तैयार हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, संयोजन अपक्रिया में आ जाएगा। संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी अगर हम दो या दो से अभिकारकों को मिलाकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वह संयोजन अपक्रिया कहलाती है। जैसे कि आपको मैंने थ्योरी में भी लिख दिया है, आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, कि जब 2 या 3 आदमी मिलकर एक ही टेबल को उठा रहे हैं तो काम तो एक ही हुआ ना। जब काम एक ही हुआ तो वो संयोजन हो गया। हाँ, सब अपना अपना कर रहे हैं और उसके बाद एक ही टेबल मिल रही है। हमने खाना 10 लोगों ने बनाया अलग अलग बर्तनों में, और जब 10 का खाना बन गया तो उनको एक बर्तन में इकट्ठा कर दिया, एक बर्तन में इकट्ठा कर दिया। जब एक बर्तन में इकट्ठा कर दिया तो वो खाना सब इकट्ठा हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, संयोजन अपक्रिया में आ जाएगा। इस टाइप की बात, ठीक है। इस टाइप की चीज़ क्या होगी, हमारी संयोजन अपक्रिया कहलाएगी। मैंने आपको समीकरण भी बता रहा हूँ, जैसे H2 + Cl2, मतलब दोनों को हमने अलग अलग रखा है, ये अभिकारक हो गए, और जब दोनों की अपक्रिया करेंगे तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमें प्राप्त होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये क्या कहलाएगा, संयोजन अपक्रिया कहलाएगी, हमारी संयोजन अपक्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार सेम इसका उल्टा होता है, वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया बिल्कुल उल्टा होता है, जस्ट उल्टा, कोई नहीं समझना खास आपको। जब एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उल्टा हो गया सेम। उधर 2 या 2 से अधिक उत्पाद मिलकर एक का निर्माण कर रहा है, इधर 1, 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट रहा है। तो 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो वह वियोजन अपक्रिया कहलाती है। देखो HCl एक उत्पाद था, H2 + Cl2 2 में टूट गया, तो ये क्या कहलाएगा, वियोजन अपक्रिया कहलाएगी। इस टाइप की ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। इसको कंप्लीट करके अच्छे से कॉपी में लिख लेना, जो बाकी हम क्लास चलेगा तो उसको और बेहतर समझा देंगे। फिलहाल कोशिश यही है कि हम समझाएं, क्योंकि मोबाइल में अब समझते हैं कोई चीज़ अगर नहीं आ रही है, बच्चों को कहीं कन्फ्यूजन हो रही है तो हम उसको बता देते हैं मोबाइल फेस टू फेस होते तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम जो बोल रहे हैं भले ही आपकी कहीं कन्फ्यूजन हो रही है तो वो क्लियर नहीं हो पाएगी, वो बाद में हम क्लियर कर लेंगे जो हाँ जिसको दिक्कत होगी। लेकिन अभी आप कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छे से समझाएं। तो आपको समझ आ गए होंगे संयोजन और वियोजन अपक्रियाएं। संयोजन मतलब जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें, सिर्फ एक का, ध्यान रखना, संयोजन में एक ही उत्पाद का निर्माण होता है। तो इधर कितने भी अभिकारक हों लेकिन इधर एक ही उत्पाद का निर्माण होगा, तो वो संयोजन अपक्रिया कहलाएगी। और वियोजन में जब एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से उत्पादों का निर्माण करता है, 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, तो वो क्या कहलाएगी, वियोजन अपक्रिया कहलाएगी हमारी। समझ में आ गया होगा इतना आपके। अब ये ऐसा नहीं समीकरण में आपको कुछ दे रहा हूँ, इनको आपको संतुलित करना है। BaCl2 + Al2SO4 का होल थ्राइज, इसको होल थ्राइज बोलते हैं जो ब्रैकेट के बाहर होता है, एरो BaSO4 + AlCl3। इनके फार्मूले भी आप लिखेंगे। BaCl2 को क्या कहते हैं, बेरियम क्लोराइड, ऐसे करके आप लिखेंगे। पहले आपको बता दे रहा हूँ, एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्योंकि फार्मूले जितने ज़्यादा लिखोगे बोलोगे आपको उतने ज़्यादा याद हो जाएंगे, जितने कम लिखोगे कम बोलोगे आपको फार्मूले उतने ही कम याद होंगे। इसलिए आपको इनको ज़रूर लिखना है और समझना है, फिर इनको संतुलित करना है। Na + H2O, Na सोडियम जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इनको भी ऐसे लिखना। BaCl2 + Na2SO4, BaSO4 + NaCl, इसको भी ऐसे करेंगे। बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, इनको आप संतुलित करेंगे। और जो भी काम उस दिन पढ़ाया था वो उसको सब फेर में कर लेंगे, सब मैं चैप्टर का ही पढ़ा रहा हूँ आपको।
और क्योंकि आपको अभी इतना वो है नहीं, इसलिए ज़्यादा काम देना सीखने को आप कर नहीं पाएंगे, क्वेश्चन आंसर हैं आप कहाँ से ढूंढेंगे, इसलिए मैं ही दूंगा आपको करके। इसलिए जो जैसे जिस चीज़ को समझाता रहूँगा उसी के आधार पर आपको 2-4 क्वेश्चन डेली मिलते रहेंगे। आप इस काम को जब रिपीट करेंगे, लिखेंगे, समझेंगे तो इसमें टाइम लगेगा आपको। इससे बेहतर से बेहतर आप इसको समझें ताकि आपको दिक्कत ना आ ज़्यादा, ठीक है। और किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बच्चे को तो मैंने आपसे बोल ही रखा है, जिसकी दिक्कत आ रही हो तो मेरे फ़ोन पे फ़ोन कर सकते हैं आप, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, पूरा बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन्यवाद।